हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की पहली यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट क्योंकि 30 मार्क्स का आपका यहाँ से एग्ज़ाम में बनता है। और अगर आप लोग 12th में मैथ्स पढ़कर आए हैं तो आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति बहुत कुछ पहले पढ़ी हुई है, बहुत कम आपको नई चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ के आए हैं तो भी ये एक आसान यूनिट है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको फार्मूले लर्न करने होते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर को मिलेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, साथ ही टेलीग्राम में मैं आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी। आप मुझे बताइएगा कि नोट्स डेली बेसिस पर आप अपलोड कर दूं या फिर पूरी यूनिट के नोट्स एक बार में मैं आप लोगों को एंड में अवेलेबल करवा दूं, तो ये सजेशन आप लोग मुझे दे सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए सिलेबस देखेंगे तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। लेकिन वो सीखने से पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है इसका इस्तेमाल होता है किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आपको गिवन है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है, तो देखिए अलग अलग सबके आंसर हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि ये पॉइंट इस कॉपी के इस पेज के अपर हाफ में सिचुएटेड है, ऊपर की तरफ है। कोई ये कह सकता है कि यह बिंदु इस कॉपी के लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड है, बाईं तरफ को है। तो ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हुई। अगर कोई और इसे समझना चाहे तो एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इस पॉइंट की लोकेशन को क्लियर करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की संकल्पना दी गई और बताया गया कि निर्देशांक ज्यामिति की हेल्प से हम बहुत स्पष्टता के साथ इस बिंदु की लोकेशन को बता सकते हैं। तो देखिए क्या किया गया, दो रेक्टेंगुलर एक्सिस, दो लंबवत अक्षों की कल्पना की गई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनके बीच का एंगल अगर आप कहीं पर भी देख लें तो ये 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे से बनाती है। तो ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु है वो ओ यानी कि ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहलाया। इस मूल बिंदु के राइट साइड को एक्स एक्सिस को पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कहा गया, जबकि इसकी लेफ्ट साइड को जो एक्सिस है उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि ऋणात्मक एक्स अक्ष कहा गया। इसी तरह से ओ के ऊपर वाई एक्सिस का जो पार्ट है वो है पॉजिटिव वाई एक्सिस, धनात्मक वाई अक्ष, और नीचे की तरफ को है ऋणात्मक वाई अक्ष यानी कि वाई डैश, नेगेटिव वाई एक्सिस। जो नेगेटिव वाले हैं उनको मैंने डैश से दिखाया है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ओ के इस साइड जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके लिए हम जो एक्स लेंगे, अभी बताती हूँ, वो हम पॉजिटिव लेंगे और एक्स डैश वाली तरफ को हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से ओ के ऊपर पॉजिटिव, ओ के नीचे नेगेटिव। तो बात ये थी कि अगर कोई पॉइंट हमको पी गिवन है तो इसकी लोकेशन हम किस तरह बताएं। तो इसकी लोकेशन बताने के लिए इसके कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक इमेजिन किए गए। तो अगर मैं कहती हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो इसका क्या अर्थ होता है, देखिए x का अर्थ होता है कि ये जो पॉइंट P है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में, अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस देखूँ तो वो डिस्टेंस होगी x। ठीक है, आप इस तरह से भी ये वाली डिस्टेंस भी कह सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो होगी x, और y एक्सिस के अलोंग जो मूल बिंदु से दूरी होगी, ये वाला जो पार्ट आएगा वो होगा y। तो ओरिजिन से देख लेंगे हम y एक्सिस की अनुदिश दूरी और x एक्सिस के अनुदिश दूरी, ये बनाएगा इसका, ये वाली डिस्टेंस होगी x कोऑर्डिनेट यानी कि x निर्देशांक, और ये वाली दूरी होगी y कोऑर्डिनेट यानी y निर्देशांक। तो हमेशा पहले लिखा जाता है x निर्देशांक और फिर उसके बाद y निर्देशांक। तो ये कहलाते हैं इसके निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट्स। तो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आप लोग अब समझ गए होंगे। इसके बाद बात आती है क्वाड्रेंट्स यानी कि चतुर्थांश की।
देखिए ये एक्सिस और वाई एक्सिस इस पूरे स्पेस को, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है एक्स वाई प्लेन, दूसरा पार्ट है एक्स डैश वाई, तीसरा पार्ट है एक्स डैश वाई यहाँ जो आएगा, और चौथा पार्ट है एक्स वाई डैश जो इधर आएगा। थोड़ा और क्लियरली हम इसको अगले डायग्राम में देखते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से 4 क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बने। पहला क्वाड्रेंट होता है ये एक्स वाई, इधर से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए कि पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई वाला। दूसरा कोऑर्डिनेट बनता है एक्स डैश वाई प्लेन से, यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो दूसरे क्वाड्रेंट में कहलाएंगे। तीसरा प्लेन बनता है एक्स डैश वाई डैश, ये तीसरा चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरह से चौथा जो बनता है वो बनता है एक्स वाई डैश, और यहाँ जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो चौथे चतुर्थांश में कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर कोई एक साइन कन्वेंशन आता है, चिन्ह परिपाटी आती है। हम क्या करते हैं कि ऊपर और आगे इन पॉइंट्स को हम लेते हैं पॉजिटिव, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्स और वाई जहाँ पर आएगा वो पॉजिटिव होगा, एक्स डैश और वाई डैश जिसमें आएगा वो नेगेटिव होगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए पहला वाला जो क्वाड्रेंट है, पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई, तो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट आएंगे, पहले एक्स क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस कॉमा प्लस आएंगे। सेकंड वाले में ध्यान दीजिए, सेकंड में अब पहले हम एक्स को देखते हैं, तो एक्स डैश है यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो पहले आएगा माइनस, फिर आया y, तो y पॉजिटिव y एक्सिस है, तो इसके बाद आएगा प्लस। तो यहाँ बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, प्लस माइनस लिख देते हैं, नहीं, सेकंड में होता है माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में x डैश y डैश, तो पहले x वाला देखेंगे डैश यानी कि नेगेटिव, y वाला भी डैश यानी कि नेगेटिव। इसी तरह से फोर्थ वाले में देखेंगे एक्स वाई डैश, तो पहले एक्स का देखते हैं, एक्स का पॉजिटिव हो गया, वाई डैश है तो नेगेटिव हो गया। तो ये होता है साइन कन्वेंशन, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। अगर ये समझ आता है तो ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको आगे की चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी पॉइंट की लोकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे ये होगा, तो आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, जैसे 1,1 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो पहले तो प्लस प्लस हैं दोनों, आपको समझना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, पहले चतुर्थांश में होंगे। तो 1,1 का अर्थ क्या है कि एक्स के अनुदिश यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 1 है, ठीक है। जैसे स्केल में मार्क बने रहते हैं उसी तरह से 1, इसमें भी 1, इधर को मैंने 1, 2 तक दिखा दिए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक्स कोऑर्डिनेट 1 ले लेना है, फिर वाई भी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट इसके सीध में आ जाएगा 1, तो ये 1,1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि x के अनुदिश भी 1 की डिस्टेंस है और y के अनुदिश भी 1 की डिस्टेंस है, और प्लस प्लस यानी कि ये पहले चतुर्थांश में है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट अगर -2,1 दिया है, तो -2 पहले x देखते हैं, माइनस कहने का मतलब है कि x डैश के अनुदिश होगा, माइनस का अर्थ केवल होगा कि डैश की तरफ को देखना है, और 2 है तो 1, 2 की डिस्टेंस ले ली, और फिर y कोऑर्डिनेट है 1, तो यहाँ से ऊपर को देख लेंगे 1, तो इसकी सीध में ये 1 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा -2,1, ठीक है। इसी तरह से अगर एक पॉइंट दिया आपको -1, -2, तो दोनों नेगेटिव हैं, आपको समझ जाना है तीसरे चतुर्थांश में है, तो पहले हमेशा x देखते हैं, तो x का अर्थ है कि x के अनुदिश x नेगेटिव है, तो x डैश के अनुदिश -1, फिर -2 है, तो यहीं से y डैश के अनुदिश नीचे को आप चले जाएंगे -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका -1, -2। इसी तरह से एक पॉइंट है -1, तो दोनों +1, -1, तो 1, प्लस माइनस है, तो प्लस का अर्थ आपको समझना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अनुदिश +1, और फिर -1 है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अनुदिश यानी वाई डैश की तरफ -1 की सीध में देख लेंगे ये। तो इस तरह से आप चतुर्थांशों की हेल्प से किसी पॉइंट की लोकेशन को बहुत आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हैं।
अब अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है किसी रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन। तो इस प्रवणता या जिसे हम ढाल कह सकते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी हेल्प से आगे हम सीखेंगे कि किसी लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ढाल, जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे हैं, ढाल यानी उसका ढलान कितना है, स्लोप कितना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में स्लोप मेज़र करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक्चुअली तीन तरीके होते हैं, दो तरीके अभी बताऊंगी, तीसरा फॉर्मूला जब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्या है, जैसे आपको कोई इक्वेशन, कोई लाइन गिवन है ये, और इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल आपको गिवन है थीटा, ठीक है, और इसके स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है m से। तो पहला फॉर्मूला होता है स्लोप का, प्रवणता फाइंड करने का, m इक्वल्स टू tan थीटा। ध्यान देना है कि थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ कोण होगा। ये एक्स एक्सिस है, आप चाहें तो यहाँ पर वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं साथ में ये। तो ये जो थीटा होगा ये पॉजिटिव धनात्मक एक्स अक्ष से बना हुआ एंगल होगा थीटा। तो ये एंगल जब हमें मिल जाता है तो m इक्वल्स टू tan थीटा, ये होता है इसके स्लोप यानी कि प्रवणता का सूत्र। एक और सूत्र आपको पढ़ना है। तो दूसरा फॉर्मूला होता है स्लोप फाइंड करने का। अगर आपको किसी लाइन पर सिचुएटेड 2 पॉइंट्स गिवन हो, किसी रेखा पर स्थित 2 बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु दिए होने का अर्थ हमेशा ये होगा कि उसके निर्देशांक आप लोगों को दिए रहेंगे। तो अगर इस तरह से आपको कोई 2 बिंदु दिए हुए हैं, उस समय प्रवणता निकालने का सूत्र होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके क्वेश्चंस में बड़े ही काम आएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं स्लोप के बारे में। तो अगर आपको कोई 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, पैरेलल लाइंस आप समझते हैं ऐसी 2 लाइंस जो आपस में कभी टच नहीं करती हैं। तो इस तरह की 2 लाइंस गिवन है और इनका जो स्लोप है m1 इस लाइन का स्लोप है, m2 इस लाइन का स्लोप यानी कि प्रवणता है। तो आपको ध्यान रखना है 2 समांतर रेखाओं के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए हमेशा स्लोप इक्वल होते हैं, m1 इक्वल्स टू होता है m2। तो ये फॉर्मूला भी आपका क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। तो दूसरा आपका पॉइंट है, अगर 2 लंबवत रेखाओं के लिए, अगर आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है, परपेंडिकुलर लाइंस यानी आप जानते हैं इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता है, अगर इनके स्लोप m1 और m2 हैं तो इनके स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन जो होता है, वो हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस के प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा -1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सेक्शन बी में 6 मार्क्स का और एक क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 मार्क्स का बन सकता है। तो टोटल 6 से लेकर 8 मार्क्स तक का बनने की संभावना है आपकी इस टॉपिक से। अब देखिए, हमेशा पैटर्न थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ा जाता है एग्जाम में। आप देखेंगे 2017 का पेपर अगर देखेंगे तो 18 मार्क्स का पूछा गया केवल इस टॉपिक से। 2018 में केवल 2 मार्क्स का पूछा गया है, जबकि 2019 में 8 मार्क्स का पूछा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो जरूर बनने चाहिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल मिला के 6 से लेकर 8 मार्क्स तक का आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं फॉर्मूले बताऊँगी, कल नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला यहाँ पर को आपको 4 फॉर्म्स यहाँ पर पढ़नी है रेखा के समीकरण की, जिनमें सबसे पहली है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर रेखा पर स्थित एक बिंदु, 1 पॉइंट एक बिंदु और स्लोप यानी कि उसकी प्रवणता दी हो। तो देखिए, जैसे ये कोई लाइन है, इसमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको, इस पर कोई पॉइंट गिवन होगा x1, y1 और इसका स्लोप गिवन होगा m। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी होगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा और फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस
x1। तो ये फॉर्मूला होता है आपका अगर आपको लाइन की स्लोप प्रवणता और उस पर सिचुएटेड एक पॉइंट दिया हो। तो यहाँ पर m आपको गिवन होगा, उसकी वैल्यू रख देंगे, x1 y1 गिवन होगा, उसकी वैल्यू रख देंगे, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन यानी कि उसमें x और y आएगा, ठीक है, लाइन की इक्वेशन में x और y आता है तो वो आंसर में आएगा। बाकी m x1 और y1 की जगह पर आप वैल्यू रख देंगे। तो देखिए नेक्स्ट है आपका 2 पॉइंट्स फॉर्म। अगर रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु आपको गिवन हो, तो ये कोई लाइन है, इस पर 2 पॉइंट्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं और आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उस केस में जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिल्कुल ऐसा ही होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 भी आता है, लेकिन अब यहाँ पर m की जगह पर प्रवणता जो है आपकी वो आप फाइंड भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्लोप निकालने का। अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स दिए हों तो स्लोप का फॉर्मूला पिछले पेज में बताया था क्या होता है, m की जगह पर अभी आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर को m कैसे फाइंड कर लेना है आपको इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से, जो मैंने आपको स्लोप के फॉर्मूले में भी बताया था। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड का अर्थ क्या होता है, जैसे आपको ये लाइन गिवन है और ये x एक्सिस और y एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काट रही है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं A कह दूँ, इस पॉइंट को B कह दूँ, तो ये 2 पॉइंट्स पर इसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, काट रही है। तो O से A तक की डिस्टेंस को अगर मैं स्मॉल a लिखूँ और O से B तक की डिस्टेंस को स्मॉल b कहूँ, तो A को कहा जाता है x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, इंटरसेप्ट फॉर्म्ड ऑन x एक्सिस, और O से B तक की डिस्टेंस b है, ये कहलाती है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म्ड ऑन y एक्सिस। तो अगर आपको A और B गिवन है, इस केस में जो लाइन का इक्वेशन होती है वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो ये सिंपल सी इक्वेशन होती है। यहाँ पर को A और B रिप्रेजेंट करते हैं गिवन इंटरसेप्ट्स को, दिए हुए अंतःखंडों को, और x और y कोई भी इस रेखा पर स्थित एक जनरल पॉइंट होता है जो कि कोई भी पॉइंट हो सकता है। आंसर में आपका x और y आएगा। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्म आपकी आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि अगर आपको किसी लाइन का स्लोप और उसका इंटरसेप्ट गिवन हो। अब देखिए स्लोप तो आप जानते हैं m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर को जो इंटरसेप्ट गिवन होता है वो y एक्सिस पर होता है। तो ये अगर मूल बिंदु है, ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये वाला इंटरसेप्ट ओरिजिन से लेकर जहाँ पर लाइन ने y एक्सिस को कट किया है वो वाली डिस्टेंस कहलाएगी y एक्सिस पर जो फॉर्म हुआ है इंटरसेप्ट, y अक्ष पर बना हुआ अंतःखंड। तो अगर आपको m और c मालूम है तो इस केस में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये भी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फॉर्म है, बहुत जगह पर बहुत क्वेश्चंस में आपकी ये यूज़ होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट होता है आपका नॉर्मल फॉर्म यानी अभिलंब रूप। नॉर्मल का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, अभिलंब। तो ये कोई लाइन आपको गिवन है और O से इसके किसी पॉइंट x, y पर जो परपेंडिकुलर, जो लंब खींचा गया है उसकी लंबाई, लेंथ ध्यान दीजिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है p, और इस अभिलंब का x एक्सिस से बना हुआ जो एंगल है वो है अल्फा। तो अगर आपको P और अल्फा गिवन है तो उस केस में लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि P जो है वो है ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की लेंथ, मूल बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए अभिलंब की लंबाई यानी जो इससे परपेंडिकुलर होगा, और अल्फा का मतलब है इस नॉर्मल ने
एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो है अल्फा। तो ये थी 5 फॉर्म्स, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ये फॉर्मूले आपको लर्न जरूर करने हैं और इस पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बन सकता है 6 मार्क्स का सेक्शन बी में, और अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनता है तो 2 मार्क्स का सेक्शन ए में। इन 5 फॉर्म्स के अलावा एक आती है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। मानक रूप कहने का मतलब क्या है, ये 5 के 5 में से आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से बनेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइन की ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है। ए बी सी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए आप 5 में से कोई भी फॉर्मूला लगाइए, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन आपको कहीं पर गिवन है तो आपको पहचानना है कि ये लाइन की इक्वेशन है। पहचान बड़ी आसान है, x और y की जो पावर्स हैं वो हमेशा 1 होनी चाहिए, तो इसीलिए इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा पहले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वो होती थी जिसमें x और y की पावर 1 होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, इसी तरह का है। x और y आ रहे हैं, कांस्टेंट कहीं पर भी हो सकते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। जो c था वो इधर चला गया है, तो समझ लीजिए इस साइड आ गया है 5। अगर मैं इसको LHS में लिखूं तो इसी को ऐसे भी लिख सकती हूँ, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब ये इसकी तरह का आपको दिखने लगेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट x और y की पावर्स 1 होनी चाहिए। x और y के अलावा केवल कांस्टेंट होने चाहिए, x स्क्वायर y स्क्वायर इस तरह के टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये होती है लाइन की इक्वेशन की पहचान। तो इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सारे फॉर्मूले आपको जरूर लर्न करने हैं। फॉर्मूले लर्न करेंगे तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ आने वाले हैं, यानी कि आपके 8 मार्क्स इस टॉपिक से बनने वाले हैं। तो आज का आपका काम यही है, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए, ये फॉर्मूले जरूर लर्न कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।